नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल भूत में। और मैं हूं आपका दोस्त लीगल भूत। आप लोगों के सभी सवालों का जवाब मेरे पास हो या ना हो, लेकिन कुछ सवालों का जवाब मैं आज आपको ज़रूर देने की कोशिश करूंगा कि लीगल भूत मेरा मेंटेनेंस लग गया है, दूंगा तो क्या होगा, नहीं दूंगा तो क्या होगा, कितने महीने की जेल होगी, मेरी सैलरी तो अटैच नहीं कर लेंगे, मेरी कोई प्रॉपर्टी की रिकवरी तो नहीं कर लेंगे, मेंटेनेंस तो लग गया है लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं नहीं देने को, या फिर मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा लग गया है, या फिर जज साहब ने मेरी आर्थिक स्थिति को ना देखते हुए, ना कंसीडर करते हुए एक बहुत बड़े अमाउंट का मेंटेनेंस मेरे ऊपर लगा दिया है। अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? मेंटेनेंस का रिकवरी सिस्टम क्या है? 125(3) क्या है? डीवी में अगर मेंटेनेंस लगा है तो रिकवरी कैसे होगी? इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप देखिए, पिछले 1 महीने में आप लोगों ने मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को बहुत प्यार दिया है। ऐसे ही आप देते रहिए, धन्यवाद उसके लिए बहुत बहुत। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं 125 का केस। अब सबसे पहले आपकी बीवी मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय के सामने एक एप्लीकेशन दे देती है कि मुझे मेरे पतिदेव से मेंटेनेंस दिलाओ। अब यहाँ पर क्या होता है कि इंटरिम मेंटेनेंस अगर आपके ऊपर लगा दिया जाता है और उसके बाद से अब केस में ट्रायल शुरू होता है, तो जो ऑर्डर आपके खिलाफ हुआ होगा इंटरिम मेंटेनेंस का, उसमें लिखा होगा कि आपको महीने की इस नियत तारीख को, उदाहरण के लिए 10 तारीख को, आपको अपनी पत्नी को 5,000 रुपये महीना देने हैं, जो कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से देने हैं। अब लेट सपोज अगर आपके केस को चलते हुए 10 महीने हुए हैं, तो अब आपको 10 महीने का 5,000 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये देना है, और उसके आगे भी आपको हर महीने 5-5 हज़ार रुपये देते जाना है। अब वहीं पर अगर आप मेंटेनेंस इसमें नहीं देते हैं, अब 2 महीने नहीं देते हैं, 4 महीने नहीं देते हैं, 5 महीने नहीं देते हैं, तो अब कोर्ट यहाँ पर आपको कहता है कि भैया मेंटेनेंस दीजिए। क्योंकि यहीं पर क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बाद से लड़कियाँ आना ही बंद कर देती हैं, क्योंकि केस झूठा है। अब झूठे केस में जब यहाँ पर एविडेंस की स्टेज आएगी, क्योंकि इंटरिम मेंटेनेंस तो डिसाइड हो गया, अब यहाँ पर जो आपका पत्नी पक्ष है उनको एविडेंस देने हैं आपके खिलाफ, उन्हें गवाही देनी है, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना है। तो वो यहाँ पर अब इस आपके 125 के मुकदमे पर फोकस ना करते हुए वो 125(3) में एक रिकवरी का एप्लीकेशन डाल देती है। यहाँ पर ये कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि 125 में मेरे खिलाफ, मेरे पति के खिलाफ 5,000 रुपये प्रति माह मुझे देने का ऑर्डर जज साहब आपने किया था, लेकिन वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मुझे मेरा पैसा दिलवाया जाए। अब या तो मेरा पति पैसे दे, या फिर आप इसके खिलाफ रिकवरी वारंट जारी कीजिए, या फिर अरेस्ट वारंट जारी कीजिए। तो अब ऐसे में भी अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो लड़की के पास भी क्या चारा हो जाता है कि मैंने 1-2 साल केस लड़ लिया और अब मेरा मेंटेनेंस बंधा भी है, तो ये मुझे पैसे दे नहीं रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली टूटने शुरू हो जाते हैं, और कई बार वो सोचते हैं कि अब बहुत टाइम हो गया है, पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 1 टाइम सेटलमेंट आपका हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके केस में नहीं आती है, तो अब माननीय न्यायालय आपके खिलाफ क्या कर सकता है, इसमें हम आगे बात करते हैं। तो जज साहब आपसे कहते हैं कि भाई पैसे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। आप अगर तब भी पैसे नहीं देते हो तो उसके बाद वो आपके खिलाफ एक रिकवरी वारंट जारी कर देते हैं और आपको जेल भेज देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपकी हर एक चूक के लिए, हर एक सिंगल चूक के लिए आपको 30 दिन की जेल की सज़ा जज साहब दे सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 10 महीनों का आपका पेंडिंग है, तो आपने 10 महीने की चूक की है, तो आपको अगर 30 दिन की सज़ा देनी है तो यहाँ पर 10 × 30 आपको 300 दिन की सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया जा सकता है। तो इस तरह के केसेस में बेहतर तो यही होता है कि आप मेंटेनेंस देते रहें और फोकस करिए कि जल्दी से केस को क्रॉस एविडेंस पे लाइए। अब कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, या फिर जो न्यायालय है वो आपके द्वारा दिए गए जो आपका इनकम एफिडेविट था, जो कि आपने रजनीश वर्सेस नेहा के केस के डायरेक्शन में माननीय न्यायालय में जमा कराया था, उसको कोर्ट ने कंसिडर ना करते हुए, आपकी लाइबिलिटीज़ को कंसिडर ना करते हुए आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा मेंटेनेंस लगा दिया। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, फैमिली कोर्ट के उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। अब वहाँ से कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एक स्टे की एप्लीकेशन मिल जाती है, जिसमें आप उच्च न्यायालय में जाकर अपने ऑर्डर पर स्टे की मांग कर सकते हैं। और कई बार उच्च न्यायालय यहाँ पर इस तरह के ऑर्डर पर स्टे आपको दे देती है,
या कुछ कुछ पार्शली स्टे आपको दे देती है कि चलो ठीक है आप महीने का पे करते रहो, एरियर के लिए हम आपको अभी स्टे दे देते हैं। या फिर कई बार ऐसा रिलीफ भी आपको वहाँ से दिया जा सकता है कि ठीक है अगर आपके 5,000 रुपये बंधे हैं तो आप ऐसा करो 2,500 रुपये पर महीने के हिसाब से देते रहो, बाकी यहाँ पर हम आपके केस को सुन लेते हैं डिसाइड होने तक। अब ये तो बात हो गई इंटरिम मेंटेनेंस की। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो इंटरिम मेंटेनेंस आपके केस में लगता है वही अब फाइनल में भी लग जाता है और केस बंद हो जाता है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि आप सोचते हैं कि ठीक है लग गया है, नहीं दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो केस तो बंद हो ही गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोर्ट 125(3) में आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और आपके खिलाफ रिकवरी वारंट या अरेस्टिंग वारंट जारी कर सकती है। अब इस तरह के केस में लड़की सबसे पहले 125(3) की एक एप्लीकेशन फाइल करती है, उसमें फिर आपको तामीली होती है। अब जब तक आपको तामीली उसमें नहीं हो रही है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, उसमें तामीली होना बहुत ज़रूरी है। अब वहीं पर जैसे आपको तामीली हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि 125(3) का केस आपके खिलाफ चल रहा है, तो वहाँ पर अब आपको आपके एडवोकेट के थ्रू या फिर खुद PIP में जाके आपको वहाँ पे अपीयर होना होता है और आप वहाँ पर अपना जस्टिफिकेशन देंगे कि मैं इस वजह से इस कारण से इनको मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा हूँ, और उनकी तरफ से यही एप्लीकेशन होगी कि ऑर्डर का कंप्लाइंस ये नहीं कर रहे हैं, जो 5,000 रुपये आपने कहा था इन्हें हर महीने मुझे देने के लिए वो ये मुझे नहीं दे रहे हैं, तो इनके खिलाफ रिकवरी वारंट अरेस्टिंग वारंट जारी किए जाए। अब इस प्रोसेस में कई बार 6 महीने 1 साल का समय भी निकल जाता है। पहले वो केस फाइल करेगी 125(3) में, फिर आपको तामीली होगी, फिर आप वहाँ पर अपना वकालतनामा लगाएंगे, फिर आप जस्टिफिकेशन देंगे, उसके बाद कोर्ट आपके खिलाफ कोई एक्शन लेती है। अब इस पीरियड में 6 महीने 1 साल का जो पीरियड है, यहाँ पर आपकी वाइफ को कुछ मिल नहीं पा रहा है, तो कई बार यहाँ पर वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम केस भी लड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें पैसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपकी वन टाइम सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप तब भी अगर मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो कोर्ट आपकी हर एक चूक के लिए 30 दिन की जेल आपको दे सकती है। अब यहीं पर कई लोगों का प्रश्न ये होता है कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे आपको तभी भी देने पड़ेंगे। जेल तो आपको सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि आपने पैसे देने में चूक की। अब हर महीने आपको पैसे देने हैं और 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आपने 12 चूक कर दी। इस हिसाब से अगर मजिस्ट्रेट साहब ने आपको 30 दिन की भी सज़ा दी हर एक चूक के लिए, तो 360 दिन की सज़ा हो गई आपकी। तो ऐसी कोई गलतफहमी अपने मन में ना पालें कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, या फिर आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तो आपको सिर्फ 30 दिन की सज़ा होगी, या फिर आपका पैसा माफ़ हो जाएगा। तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ अपनी वीकनेसेस को भी जानिए कि यहाँ पर आपके खिलाफ क्या क्या हो सकता है। और एक अच्छा फाइटर वही होता है जो अपनी कमजोरियाँ जानता है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपका केस झूठा है, आपके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, तो इंटरिम मेंटेनेंस बेशक आपका लग जाए, उसके बाद जब आप क्रॉस एविडेंस पर फाइल को लेकर आएंगे तो सारा सच बाहर आ जाएगा और आपको कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।